दोस्तों नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज तमाम की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आत्मघाती कार ब्लास्ट की जांच में खुफिया एजेंसियों को कई चौंकाने वाले सबूत मिले। जांच में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। आतंकी मॉड्यूल द्वारा 5 लाख रुपए से अधिक कीमत में AK-47 राइफल की खरीद और विस्फोटकों को रखने के लिए डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया गया था। वहीं सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद से पकड़े जाने से पहले 2500 किलोग्राम RDX से अधिक अमोनियम नाइट्रेट जुटाया और इसके साथ ही 5 लाख से ज्यादा AK-47 राइफल खरीदी। यह हथियार बाद में आरोपी अदिल के लोकर से बरामद किया गया। एक खुफिया अधिकारी के अनुसार यह हथियार खरीद इस मॉड्यूल की तैयारी और फंडिंग के स्तर को दिखाती है। वहीं खुफिया अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर उमर बम बनाने की वीडियो मैनुअल और ओपन सोर्स कंटेंट ऑनलाइन देख रहा था। उसने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन नुआ समेत कई जगहों से खरीदे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से जुटाए गए थे। और जांच में यह भी सामने आया है कि उमर ने विस्फोटक मिश्रण को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा था। वहीं अधिकारी ने बताया कि फ्रीजर का इस्तेमाल मिश्रण को स्थिर और प्रोसेस करने के लिए किया गया, जो यह दिखाता है कि तैयारी कितनी व्यवस्थित तरीके से की गई थी। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, इस सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के प्रत्येक आरोपी का अलग अलग हैंडलर से संपर्क था। डॉक्टर मुजम्मिल का हैंडलर अलग था, जबकि ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर किसी दूसरे हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। 2 खास हैंडलर मसूर और आसिम के नाम भी सामने आए हैं, जो एक सीनियर हैंडलर के अंडर काम कर रहे थे, जिसके बारे में दोस्तों बताया जा रहा है वह मॉड्यूल की सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मॉड्यूल कई स्थानों पर विस्फोटक जमा कर एक साथ कई हमलों की योजना बना रहे थे। अब तक बरामद सामग्री और डिजिटल साक्ष्यों में यह संकेत मिल रहे। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच में मई में बड़े तनाव को चीन ने अपने आधुनिक हथियारों की क्षमता परखने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। वहीं अमेरिकी दलीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने 4 दिन चले इस संघर्ष को अपने हथियारों के वास्तविक युद्ध परीक्षण और प्रचार के लिए मौकाप्रस्ती के साथ उपयोग किया गया है। वहीं रिपोर्ट ने चीन की इस रणनीति को सीमा तनावों और रक्षा उद्योगों आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ बताया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है, चीन ने भारत पाक संघर्ष के बाद फ्रांस के राफेल विमान के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चलाया। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों के अनुसार चीन ने नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वीडियो गेम और AI से बनाई गई तस्वीरें प्रसारित कर जिनमें दावा किया गया चीनी हथियारों ने राफेल को नष्ट किया। रिपोर्ट में बताया गया इसी अभियान के चलते चीन ने इंडोनेशिया राफेल खरीद योजना रोकने के लिए भी प्रभावित किया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर की सियासत में गर्माहट अपने चरम पर आ चुकी है। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने तमिलनाडु के सियासी चौसर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाना शुरू कर दी। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए DMK के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने हेतु 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस बात की जानकारी तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने दी है। वहीं दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC के एक विधायक ने दावा किया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, जिसमें कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के निर्माण में 3 साल का समय लगेगा। वहीं TMC विधायक ने इस बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। वहीं TMC विधायक के इस बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। TMC विधायक के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और इसे TMC की तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति करार दिया। पश्चिम बंगाल की भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर ने बीते साल बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया था। वहीं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने वाले कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे, जिनमें 400 प्रमुख हस्तियां मंच पर उपस्थित रहेंगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। महिलाओं के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए, खनन से लेकर उद्योगों में काम कर सकेंगी महिलाएं। वेतन सुरक्षा से लेकर गिग वर्कर्स तक को कवरेज में मिलेगा नया श्रम। वहीं दोस्तों नए श्रम सुधारों में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों से कोई कानूनी भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। रात्रिपाली में सभी तरह के काम महिलाएं कर सकेंगी और निश्चित अवधि के लिए रखे गए कर्मचारी को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सभी लाभ मिलेंगे, जिसमें छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा शामिल
शामिल होगी। स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन से आय और सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ठेके पर काम की प्रवृत्ति घटेगी, जिसमें उन्हें भूमिगत खनन और भारी मशीनरी जैसे उद्योगों में काम करने की भी इजाजत शामिल की गई है। इसके लिए महिलाओं की अनुभूति जरूरी होगी। इस कदम से सभी के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित होंगे। हर कार्यस्थल पर सुरक्षा निगरानी के लिए जरूरी सुरक्षा समिति और खतरनाक रसायनों की सुरक्षित देखरेख सुनिश्चित करना जरूरी होगा। शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। महिला कर्मचारियों के परिवार परिभाषा में सास ससुर को जोड़ने का प्रावधान भी लागू किया गया है। डिपेंडेंट कवरेज को बढ़ाना और समावेशिता को पक्का करना भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है आज के मौसम अपडेट्स का। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक कमेंट से हमें बहुत सहानुभूति मिलती है। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सही समय पर सही खबर सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के मौसम अपडेट पर। उत्तर भारत में कोहरे और हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का असर दिखने लगा, लेकिन प्रदूषण की वजह से मौसम की मार ज़्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 3 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिसके बाद खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में 23 से 27 नवंबर तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्ज के साथ बौछारें देखने को मिल सकती है। वहीं केरल और माह में भी 23 से 27 नवंबर तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 22 और 25 नवंबर को बारिश हो सकती है, जबकि 23 और 24 नवंबर को कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान सुबह के समय कहीं कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई गई। इसी तरह 23, 24 और 25 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। इस अवधि में भी सुबह के समय कोहरा छाने का अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि इस अवधि में मौसम के बड़े बदलाव को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। 26 और 27 नवंबर को भी उत्तर प्रदेश में मौसम जस का तस बना रहेगा। सुबह कोहरे का असर दिखाई पड़ सकता है। वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट होने से ठिठुरन महसूस हो रही है। अगले कुछ दिन में ग्रामीण इलाकों में कोहरे में इजाफा होगा, लेकिन अगले सप्ताह तक शीतलहर को लेकर कोई अनुमान नहीं है। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर बनने लगी है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर लगातार जारी है। तो दोस्तों ये थे आज के मौसम अपडेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कल दुबई एयर शो भारत के लिए अशुभ साबित हुआ। इस आयोजन में इंडियन एयरफोर्स के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का क्रैश होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। इस बीच हादसे को लेकर अब कई अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि पायलट ने आखिरी सेकंड तक एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। हादसे की असली वजह तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ही सामने आएगी, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह हादसा कंट्रोल में दिक्कत या फिर इंजन में दिक्कत की वजह से हो सकता है। दुबई में हुए इस हादसे से भारत के स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोजेक्ट और के एक्सपर्ट की क्षमता को एक बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि दुबई एयर शो में तेजस का जो वेरिएंट क्रैश हुआ है वह एक सिंगल इंजन तेजस जेट था। इस हादसे में आईएफए पायलट विंग कमांडर नवाज शाल की मौत हो गई है। तेजस मार्क 1 फाइटर कम ऊंचाई पर एयरोबैटिक डेमोन्स्ट्रेशन सॉर्टी पर था जब वह नेगेटिव जी टर्न से उबर नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। लोकल टाइम के हिसाब से तेजस दोपहर 2:10 पर मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के सामने आग का गोला बन गया। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट विंग कमांडर नवाज शाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से थे। वह तमिलनाडु के सलूर आईएफ स्टेशन पर पोस्टेड थे। उनकी पत्नी रिटायर्ड विंग कमांडर है। कपल की एक बेटी है जो 7 साल की है। वहीं विंग कमांडर सयाल अनुभवी फाइटर पायलट थे। तेजस के जमीन पर गिरने से पहले वे समय पर इंजेक्ट नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबर में। पुणे में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन सख्त हो गया है। हेलमेट न पहने, सीट बेल्ट न लगाने और सीट बेल्ट की अनदेखी और तेज गति से गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और वाहन जब्त हो सकते हैं। नवले ब्रिज हादसे के बाद प्रशासन ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया। कमिश्नर ने सड़क सुधार, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए। पुणे के डिविजनल कमिश्नर चंद्रकांत पुलकुंदवार ने हाल में मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि अब वक्त आ गया है, हर एजेंसी सख्ती से काम करे और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने जिला प्रशासन को सड़क की स्थिति सुधारने, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मजबूत करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही सेव लाइफ फाउंडेशन को पुणे की हाई रिस्क रूट्स पर दोबारा अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। रॉयल इनफील्ड मेट्योर 350 सीसी का स्पेशल एडिशन लॉन्च हो चुका है और इसमें आपको बेहतरीन फीचर देखने को मिलेंगी, जिसकी कीमत 2,18,000 रुपए है। इसमें नया ऑरेंज कलर और कई प्रीमियम फीचर्स है और इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह 349 सीसी के इंजन के साथ आता है। इसकी बुकिंग 23 नवंबर 2025 से शुरू
होगी। वहीं दोस्तों कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को चाइल्ड साइज हेलमेट और सुरक्षा हार्नेस उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। ये आदेश एक जनहित याचिका पर आया जिसमें बच्चों के लिए सही साइज के हेलमेट की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर आदेश सुनाते हुए कहा कि कानून तो पहले से ही हेलमेट को अनिवार्य करता है। हेलमेट के निर्माण और बिक्री से जुड़े नियमों के लिए बच्चों खास प्रावधान नहीं है। हेलमेट कंपनियां ज्यादातर केवल वयस्कों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इसकी वजह से माता पिता चाहकर भी अपने छोटे बच्चों के लिए फिटिंग वाले हेलमेट नहीं खरीद पाते। अदालत में रखे हादसों के आंकड़ों के मुताबिक दोपहिया दुर्घटनाओं में करीब 15% बच्चों की मौत हुई है। कई मामलों में बच्चों को सिर पर गंभीर चोटें आई है, जिसमें ब्रेन कंट्यूजन, स्कल फ्रैक्चर और इंटरनल ब्लीडिंग जैसे शामिल है। इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण बच्चों के लिए सही साइज का हेलमेट नहीं मिलना है। तो वही दोस्तों, इसके साथ अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 48 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के पदभार संभालने के बाद यह पहली तबादला सूची है जिसमें कई अधिकारियों के विभागों में बदलाव किए गए। वहीं दोस्तों, दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप के नियमों को सख्त किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 21 नवंबर को नियमों में बदलाव किए, जिसके तहत ग्रेप 2 में लागू होने वाले उपाय अब स्टेज 1 से ही शुरू होंगे। यह फैसला 20 नवंबर को संबंधित विभागों के साथ बैठक के बाद लिया गया और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। नई नियम के मुताबिक अब जो उपाय पहले ग्रेप 2 में लागू होते थे उन्हें स्टेज 1 से ही शुरू करना होगा, क्योंकि इससे प्रदूषण को जल्दी काबू करने में मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों, किसानों को लेकर एक अच्छी खबर देखिए। मैनपुरी में ठंड बढ़ने से कृषि विभाग सतर्क हो गया है। जिला कृषि अधिकारी ने खेतों में जाकर सरसों की फसल का निरीक्षण किया और किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने NPPS ऐप के फायदे बताए, जिससे किसान फसलों को रोगों और कीटों से बचा सकते हैं और मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड सरकार ने 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति दी है। इस फैसले से राज्य के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध होगा। यह राज्य सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो दोस्तों, ये थी आज तमाम की बड़ी खबरें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।